हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लेकर चुका हूँ आपके लिए साइंस सीईटी 2026 में अपने साइंस की अपनी सीरीज चल रही है। उसमें आज अपन बात करेंगे धातु एवं अधातु टॉपिक के बारे में, क्योंकि साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट भी इससे क्वेश्चन आपके सीईटी 2026 में आने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं अपन वीडियो की शुरुआत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पहले अपन धातु अधातु का परिचय पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सोचिए, अपने आसपास देखिए, मोबाइल, पंखा, बाइक, कार, रेल की पटरी, बिजली का तार, सिक्का, गैस सिलेंडर, इन सब में किसी न किसी रूप में धातु का उपयोग हुआ है। अब सोचिए, कोयला, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस ये धातु नहीं है, फिर भी हमारे जीवन में इनका बहुत महत्व है। इन्हें ही अधातु कहते हैं। ठीक है, और आपको परिभाषा समझ में आएगा। वे तत्व जिनकी चमक होती है, जो ऊष्मा एवं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, जिन्हें पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है तथा जिनसे तार बनाए जा सकते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। प्रमुख धातुओं में लोहा आ गया, तांबा आ गया, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, जस्ता, शीशा, टीन और पारा। याद रखना, इसे आप इससे भी रखते तो FeCuAlAgAu ये सबसे अधिक पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर अधातु क्या है? वे तत्व जिनमें धातुओं जैसे गुण नहीं पाए जाते हैं अधातु कहलाते हैं। यह सामान्यतः चमकीन होते हैं, चमकहीन होते हैं, यानी कि यह ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं तथा भंगुर होते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया और ब्रोमीन हो गया। यह अधातुओं के उदाहरण है। पृथ्वी में धातुएं कहाँ मिलती है? बहुत कम धातुएं प्रकृति में शुद्ध अवस्था में मिलती है। ज़्यादातर धातुएं यौगिक रूप में मिलती है, जैसे कि लोहा प्राकृतिक रूप से आयरन ऑक्साइड, धातु में एल्यूमिनियम प्राकृतिक रूप से बॉक्साइड, धातु तांबा प्राकृतिक रूप से कॉपर पाइराइट, धातु जस्ता प्राकृतिक रूप से जिंक ब्लेड। अब है खनिज व अयस्क। पृथ्वी की सतह या भीतर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ को खनिज कहा जाता है, जैसे बॉक्साइड, हेमेटाइट, मैग्नाइट, जिप्सम, चूना पत्थर आदि खनिज के एग्जाम्पल है। फिर अयस्क, वह खनिज जिससे किसी धातु को लाभदायक एवं सरल तरीके से प्राप्त किया जा सके, उसे अयस्क कहते हैं। एल्यूमिनियम अयस्क में बॉक्साइड Al2O3 2H2। ठीक है, फिर लोहा, हेमेटाइट, जस्ता, जिंक ब्लेड और तांबा कॉपर पाइराइट। याद रखने की ट्रिक क्या है? हर और एक मिनरल है, लेकिन मिनरल और नहीं है, ये याद रखने की ट्रिक है। फिर धातुओं का निष्कर्षण क्या है? कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। पहला है खनन, भूमि से अयस्क निकालना। दूसरा है सांद्रण, अयस्क से मिट्टी, रेत और अशुद्धि हटाना। थर्ड है धातु निकालना, रासायनिक विधि से धातु प्राप्त करना। फिर है शोधन, धातु को और अधिक शुद्ध बनाना। धातुओं का वर्गीकरण जो है अपन 4 प्रकार का करते हैं। पहले बहुमूल्य धातु है, जिसमें सोना, चांदी और प्लेटिनियम आ जाता है। फिर आती है आधार धातु है, जिसमें लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता आ जाता है। फिर आती है हल्की धातु है, उसमें एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम आ जाता है। फिर आता है भारी धातु है, जिसमें शीशा और पारा आ जाता है। अब धातु और अधातु का महत्व देख लेते हैं। घर में जो है वो धातु का उपयोग बर्तन, पंखा, फ्रिज और वॉशिंग मशीन में किया जाता है। परिवहन में धातु का उपयोग कार, बाइक, रेल, हवाई जहाज में किया जाता है। उद्योग में धातु का उपयोग मशीन, फैक्ट्री, पुल, भवन में किया जाता है। अधातुओं का महत्व ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, नाइट्रोजन उर्वरक बनाने के लिए, कार्बन ईंधन और हीरा ग्रेफाइट के रूप में, और क्लोरीन जो है वो पानी को कीटाणु रहित करने में, और फॉस्फोरस जो है वो माचिस और उर्वरकों में किया जाता है। सबसे अधिक उपयोग होने वाली धातु लोहा, सबसे अजीत एवं विधवा की ऊष्मा चालक धातु चांदी, सबसे हल्की धातुओं में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, तरल धातु पारा, तरल अधातु ब्रोमीन, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा, कार्बन का अपरूप भी बोला जाता है। क्रियाशीलता के अनुसार निष्कर्षण विधि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट है। धातु की क्रियाशीलता जितनी अधिक होती उसे उसके यौगिक से मुक्त करना उतना ही कठिन होगा। इसी आधार पर निष्कर्षण की विधि तय होती है। क्रियाशील वर्ग में अत्यधिक क्रियाशील में जो धातु आती है वो आती है KNaCa MgAl। निष्कर्षण विधि में क्या? विद्युत अपघटनी अपचयन। फिर मध्यम क्रियाशील में जिंक, फाइबर, PbCu कार्बन द्वारा अपचयन।
फिर आता है वर्जन बनाम निष्पादन। सल्फाइड अयस्कों पर की जाती है, निष्पादन में कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड अक्सर पर की जाती है। वर्जन में ठीक है, फिर वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है वर्जन को, निष्पादन को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। वर्जन का उदाहरण है 2ZNS प्लस CO2 इजिकल टू 2NO प्लस 2S2। इसका उदाहरण है निष्पादन का CaCO3 प्लस CaO प्लस CO2। ठीक है, थाइमाइड अभिक्रिया क्या होती है, सीटी में बार बार पूछा जाता है। Fe2O2 प्लस 2Al प्लस 2FeAl2n प्लस उष्मा, यह अत्यधिक उष्माशमीय अभिक्रिया और रेल की पटरियों को आपस में जोड़ने में वेल्डिंग में उपयोग होती है। और राजस्थान में खनिज, क्योंकि यह चैप्टर सीटी के लिए है तो राजस्थान से जुड़े खनिज भी देख लेते हैं अपन। राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है, देश का कुल उत्पादन में इसका बड़ा योगदान है। पहला धातु खनिज तांबा है, इसका प्रमुख क्षेत्र खेतड़ी, कोल्हन, चांदमारी, यह सब झुंझुनू में। विशेष स्थिति क्या, उत्पादन मूल्य में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर है। फिर जस्ता व सिस्ता, इसका प्रमुख क्षेत्र जावर, राजपुरा, दरीबा, उदयपुर। देश के कुल जस्ता उत्पादन का लगभग 98% राजस्थान से मिलता है। फिर आता है रोक फॉस्फेट, जामर, कोटड़ा, उदयपुर राजस्थान का सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है। फिर आता है फ्लोराइड, डूंगरपुर, मांडो की पाल में पाया जाता है। उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम है। चांदी, जावर माइंस, उदयपुर सिस्सा जस्ता के साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में पाया जाता है। सिस्सा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है क्योंकि दोनों प्राय एक साथ पाए जाते हैं, जैसे जावर उदयपुर में। अब धातु व अधातु के भौतिक गुण देख लेते हैं। भौतिक गुण क्या होते हैं, वे गुण जिन्हें बिना पदार्थ की रासायनिक संरचना बदले देखा या मापा जा सके उन्हें भौतिक गुण कहते हैं, जैसे रंग, चमक, कठोरता, घनत्व, चालकता, गलनांक, क्वथनांक। इसमें पहला है चमक। अधिकांश धातुओं की सतह चमकदार होती है, इसी कारण उन्हें उनसे गहने एवं सजावटी वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम। अपवाद क्या है, सोडियम और पोटेशियम हवा के संपर्क में आते ही अपनी चमक खो देते हैं, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अब एक कठोरता, धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, जैसे लोहा होता है, स्टील होता है और टाइटेनियम होता है। अपवाद क्या है, सोडियम इतना मुलायम कि चाकू से काट सकते हैं। पोटेशियम बहुत मुलायम धातु है, शीशा, लीड काफी मुलायम होता है। फिर आते आघात वर्धनीयता, धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदलने की क्षमता को आघात वर्धनीयता कहते हैं। सबसे अधिक आघात वर्धनीयता धातु सोना, फिर चांदी, एल्यूमिनियम। उपयोग क्या है, सोने के वर्क, मिठाइयों पर एल्यूमिनियम धातु की चादरें। फिर तन्यता, धातु को खींचकर तार बनाने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु सोना, गोल्ड, फिर तांबा, एल्यूमिनियम। इनका उपयोग बिजली के तार, केबल, मोटर वाइंडिंग में किया जाता है। अब आती है चालकता। धातु उष्मा एवं विद्युत की अच्छी चालक होती है। सबसे अच्छी विद्युत एवं उष्मा की चालक चांदी, फिर तांबा, फिर सोना, फिर एल्यूमिनियम। बिजली के तार तांबे के क्यों बनते, क्योंकि चालकता बहुत अच्छी होती है, कीमत चांदी से कम होती है और आसानी से तार बन जाते हैं। फिर ध्वन्यात्मकता, धातुओं पर चोट करने से टन टन जैसी आवाज आती है, इसे ध्वन्यात्मकता कहते हैं। उपयोग स्कूल की घंटी, मंदिर की घंटी और पीतल की घंटी। फिर आता है घनत्व, अधिकांश धातुओं का घनत्व अधिक होता है, इस कारण वे भारी होती है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये बहुत ही हल्की धातुएं होती है। फिर आता है गलनांक एवं क्वथनांक, धातुओं का गलनांक व क्वथनांक सामान्यतः अधिक होता है। सबसे अधिक गलनांक जो है वो टंगस्टन का होता है, लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस। सबसे गलनांक जो पारा का होता है, मरकरी का, वो होता है 39 डिग्री सेल्सियस, इसलिए सामान्य ताप पर तरल रहता है। फिर अधातुओं के भौतिक गुण, अधिकांश धातुएं चमकहीन, कुचालक, भंगुर, न तन्य न आघात वर्धनी होती है। ग्रेफाइट जो उसकी विशेषता है, अधातु होते हुए भी बिजली का चालक है। उदाहरण इलेक्ट्रोड, बैटरी, मोटर, ब्रश में उपयोग होती है। फिर आता है हीरा, कार्बन का अपरूप, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है लेकिन बिजली का कुचालक है। फिर आता है आयोडीन, अधातु होने के बावजूद चमत्कार दिखाई देता है। ब्रोमीन एकमात्र तरल धातु है, पारा एकमात्र सामान्य तरल धातु है। अब धातु व अधातु में अंतर, धातु चमकदार होती है, यह सामान्यतः चमकहीन होती है। धातु चालक होती है, विद्युत की या कुचालक होती है। धातु तन्य होती है, अतन्य होती है। धातु आघात वर्धनी होती है या भंगुर होती है। धातु ध्वन्यात्मक होती है, ध्वन्यात्मक नहीं होती है। धातु में अधिक घन होता है, इसमें कम घनत्व होता है। वास्तविक जीवन में उपयोग तांबा का बिजली के तार में किया जाता है, एल्यूमिनियम का हवाई जहाज, बर्तन में, सोने का आभूषण में, चांदी का इलेक्ट्रॉनिक्स गहने में, ग्रेफाइट का पेंसिल इलेक्ट्रोड में और
हीरे का आभूषण कांच काटने के उपकरण में है। सबसे अधिक तन्य व आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? तो सोना। सबसे अच्छी विद्युत एवं उष्मा की चालक कौन सी है? तो चांदी। सबसे अधिक गलनांक टंगस्टन तरल धातु और पारा तरल धातु ब्रोमीन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। बिजली की चालक धातु में ग्रेफाइट सबसे पहले आता है। धात्विक अपबंध देख लेते हैं। धातु के परमाणुओं में बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे होते हैं और स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। इसे इलेक्ट्रॉनों का समुद्र कहा जाता है। यही स्वतंत्र विद्युत एवं उष्मा के प्रवाह को आसान बनाते हैं, इसलिए धातुएं अच्छी चालक होती है। फिर आयनिक अपबंध का निर्माण धातु और अधातु के बीच। तो जब कोई धातु किसी धातु से अभिक्रिया करती है तो धातु अपनी महत्तम इलेक्ट्रॉन अधातु को दे देती है, जिससे धातु धनायन और अधातु ऋणायन बनाती है। यही आयनिक विद्युत संयोजक अपबंध कहलाता है। जैसे यह पूरी प्रक्रिया नीचे बन रही है। फिर पद धनायन इलेक्ट्रॉन खोकर बना धनावेशित आयन धातु से बनता है। ऋणायन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बिना ऋणावेशित आयन धातु से बनता है। आवर्त सारणी में धात्विक गुण की प्रकृति क्या है? किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है और अधात्विक गुण बढ़ता है। आवर्त सारणी में बाईं ओर धातु है, दाईं ओर अधातु है और बीच की सीढ़ीनुमा रेखा पर उपधातु स्थित, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। उपधातु या सीटी में अक्सर पूछा जाता है। उपधातुओं में धातु एवं अधातु दोनों के गुण निश्चित रूप से पाए जाते हैं, जैसे सिलिकॉन, बोरोन, जर्मेनियम, एंटीनियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम। और सिलिकॉन का उपयोग सेमीकंडक्टर कंप्यूटर चिप बनाने में होता है। अब हम धातुओं के रासायनिक गुण देखते हैं। पहला रासायनिक गुण है वे गुण जिनमें किसी पदार्थ का रासायनिक संरचना बदल जाती है और नया पदार्थ बनता है, उन्हें रासायनिक गुण कहते हैं। धातुएं मुख्य रूप से 5 प्रकार की अभिक्रिया करती है: ऑक्सीजन, जल, अम्ल, क्षार और क्लोरीन के साथ। धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कैसी होती है? लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती है, यानी कि धातु प्लस ऑक्सीजन इजिकल टू धातु ऑक्साइड। 2Mg+2 बराबर 2MgO। फिर मैग्नीशियम जलने पर सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जिसको 4Al+3O2+2Al2O3 बोलते हैं। फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत बन जाए, जो से आग जलने से बचाती है। फिर लोहे पर ऑक्सीकरण के कारण जंग लग जाती है। अधिकांश धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, उदाहरण Na2MgO, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है। अपवाद क्या है कि Al2O2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड है, अर्थात ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। फिर धातुओं का जल के साथ अभिक्रिया। तो ठंडे पानी से तीव्र अभिक्रिया धातु पोटेशियम, सोडियम। गर्म पानी से अभिक्रिया कैल्शियम। भाप से अभिक्रिया लोहा, जस्ता। और पानी से अभिक्रिया नहीं करता था सोना, चांदी और प्लेटिनियम नहीं करता है। उसके उदाहरण आपको ये दे रखे हैं। क्रियाशील क्रम में KNaCl, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, HCu, Hg, Ag, Au ऊपर की धातुएं अधिक क्रियाशील होती है। फिर धातुओं के अम्ल के साथ अभिक्रियता। धातुएं पतली अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातु प्लस अम्ल प्लस लवण प्लस H2। ठीक है, ये नीचे भी दे रखा है। तो तांबा Cu, चांदी Ag, सोना Au सामान्य पतले और अम्लों से हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते हैं, क्योंकि यह सबसे कम क्रियाशील धातुएं होती है। फिर क्षारीय के साथ सभी धातुएं क्षारों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, केवल कुछ उभयकर्मी धातु जैसे एल्यूमिनियम और जस्ता के साथ अभिक्रिया करती है। फिर धातुओं का क्लोरीन के साथ अभिक्रिया तो धातु क्लोराइड बनाती है। फिर दैनिक जीवन में लोहे में जंग लगना ऑक्सीजन और नमी के कारण होता है। मैग्नीशियम रिबन बनना सफ़ेद और चमकदार लोह के साथ जलता है और मैग्नीशियम बनाता है। सोडियम पानी में डालते ही तेजी से प्रतिक्रिया करता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। धातु प्लस ऑक्सीजन जो है धातु ऑक्साइड। अधिकांश धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। फिर एल्यूमिनियम, जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है। धातु प्लस जल इजिकल टू धातु हाइड्रोक्साइड प्लस H2। फिर धातु प्लस अम्ल लवण प्लस H2। फिर सोडियम और पोटेशियम पानी से तीव्र अभिक्रिया करते हैं और सोना और चांदी अभिक्रिया नहीं करते हैं। सामान्यतः धातुएं 7 अम्लों से अभिक्रिया करती है, लेकिन एल्यूमिनियम और लोहा 7 नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। इसका कारण यह है कि धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करते, इसका धातु की सतह पर ऑक्साइड की सुरक्षात्मक परत बन जाती है, जिससे धातु निष्क्रिय हो जाती है। इसलिए 7HN3 को लोहे के पात्र में रखा और ले जाया जा सकता है। धातु ऑक्साइड जल की अभिक्रिया क्या है?
कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलकर बेस एल्की बनाते हैं, जबकि अधिकांश जल में अघुलनशील होते हैं। इसके विपरीत अधातु ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। इसी कारण अधातु ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड कहा जाता है। और धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं, अधातु सामान्यतः अम्लीय होते हैं। उदाहरण में Na2CO, कैल्शियम, मैग्नीशियम। उदाहरण क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और SO2। कुछ उभयकर्मी भी बोलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। क्रियाशीलता का व्यावहारिक अनुप्रयोग K और Na इतना क्रियाशील है कि वायु में रखते ही जल जाते हैं, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। इसके विपरीत एल्यूमिनियम और Ag इतने कम क्रियाशील होते हैं कि यह प्रकृति में शुद्ध मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जो धातु जितनी अधिक क्रियाशील होगी वह ऑक्सीजन, जल और अम्ल तीनों से उतनी आसानी से तेजी से अभिक्रिया करेगी। फिर यह क्रियाशीलता श्रेणी, विस्थापन, संरक्षण और मिश्र धातुएं पढ़ेंगे अपन। पहली है क्रियाशीलता श्रेणी। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अधिक से कम क्रम में व्यवस्थित करने को क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। कैल्शियम, फिर Na, फिर Ca, फिर Mg, फिर Ln, उसी प्रकार लास्ट में एल्यूमिनियम। कभी न कभी आज जरूर फिर पढ़ूंगा, हम चुप होंगे अगर आज। ट्रिक केवल यह याद रखने के लिए, कभी न कभी मैं आज जरूर पढ़ूंगा, हम चुप होंगे अगर आज। ठीक है, यह ट्रिक से आप अच्छे से याद रख सकते हो। सबसे अधिक क्रियाशील जो है वो पोटेशियम है और सबसे कम क्रियाशील सोना है। क्रियाशीलता में श्रेणी का महत्व है। कौन सी धातु किस अम्ल के से अभिक्रिया करेगी, कौन सी धातु पानी से अभिक्रिया करेगी, कौन सी धातु दूसरी धातु को उसके लवण से विस्थापित कर सकती है, तथा निष्कर्षण में कौन सी विधि अपनाई जाएगी, यह सब श्रेणी से तय होता है। फिर होता है विस्थापन अभिक्रिया। जब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से बाहर निकाल देती है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या जस्ता ने Zn तांबे Cu से अधिक क्रियाशील, इससे उसने तांबे को उसके लवण से बाहर निकाल दिया है। ठीक है, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करेगी और कम क्रियाशील धातु जो है वो अधिक क्रियाशील धातु को कभी विस्थापित नहीं कर सकती है। फिर आता है सारक संक्षारण। वायु, नमी, अम्ल, अन्य रसायनों के प्रभावों से धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। उदाहरण लोहे में जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, तांबे पर हरी परत जमना। संक्षारण से हानि, मशीनें खराब होती है, पुल कमजोर हो जाते हैं, वाहनों की आयु कम हो जाती है। फिर जंग लगना, लोहे पर वायु की ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लाल भूरे रंग की परत बन जाना जंग लगना कहलाता है। जंग का सूत्र क्या होता है? Fe2O3XH2O। जंग लगने के लिए आवश्यक शर्तें ऑक्सीजन O2 और नमी H2O। यदि इनमें से कोई एक भी नहीं होता जंग नहीं लगेगी। जंग रोकने के उपाय पेंट करना, लोहे को हवा और नमी से बचाता है, तेल या ग्रीस लगाना, मशीनों में उपयोग। फिर गैल्वीकरण, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। फिर इलेक्ट्रोपोर्टिंग, धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना, जैसे सोना चांदी की परत। फिर मिश्र धातु बनाना, यानी कि स्टेनलेस स्टील आसानी से जंग नहीं खाता है। अब मिश्र धातु, दो या दो से अधिक धातु अथवा एक धातु और एक अधातु के मिश्रण से बनने वाले पदार्थ को मिश्र धातु कहते हैं। यह क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि अधिक मजबूती के लिए, जंग से बचाने के लिए, कठोरता बढ़ाने के लिए, चमक बढ़ाने के लिए। मिश्र धातु पीतल है, उसको कैसे बनाया गया? तांबा प्लस जस्ता से। इसका उपयोग नल, ताले, सजावटी सामान में किया जाता है। फिर आता है कांसा, इसको तांबा और टीन से बनाया गया। उपयोग मूर्तियां, पदक, घाटियों में किया जाता है, घंटिया में किया जाता है। फिर स्टील मिश्र धातु है, लोहा और कार्बन से बनाया गया है। भवन, मशीनें, रेल की पटरियों में यूज होती है। फिर स्टेनलेस स्टील, लोहा, क्रोमियम और निकेल कार्बन से बनाया गया। रसोई के बर्तन, अस्पताल के उपकरण में यूज होता है। फिर रहता है सोल्डर, शीशा और टीन से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन सर्किट जोड़ने में काम आता है। दैनिक जीवन में पानी की पाइप, ग्लेवाइट, लोहा। फिर स्टील की अलमारी, मिश्र धातु। फिर स्टेनलेस स्टील की प्लेटें जंग रोधी होती है और तांबे के तार, बिजली। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम, सबसे कम है सोडा। जिंक और Cu को विस्थापित कर सकता है, Cu जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। जंग केवल लोहे में लगती है। जंग का सूत्र भी ये है। गैल्वीकरण में जस्ते Zn की परत चढ़ाई जाती है। पीतल में तांबा प्लस जस्ता, कांसा में तांबा प्लस टीन, स्टील में लोहा प्लस कार्बन, स्टील में Fe प्लस CrNaC होता है। बलिदान से जब लोहे के साथ उससे अधिक क्रियाशील धातु जैसे जस्ता या मैग्नीशियम जोड़ी जाती है तो अधिक क्रियाशील धातु पहले संक्षारित होती है और लोहे की रक्षा करती है। इसी सिद्धांत पर गैल्वीकरण कार्य करता है। जस्ता लोहे से पहले खुद ऑक्सीकृत होकर लोहे को जंग से बचाता है। इस तकनीक का उपयोग जहाजों के लोहे ढांचे, पुलों और भूमिगत पाइपलाइनों में मैग्नीशियम जस्ते के ब्लॉक लगाकर किया जाता है। कुछ मिश्र धातु क्या है? पहली है ड्यूरालुमिन। इसका संगठन जो है वो एल्यूमिनियम प्लस तांबा प्लस मैग्नीशियम प्लस मैग्नीज से बनता है। हवाई जहाज के ढांचे और हल्के व मजबूत उपकरण में यूज होती है।
फिर जर्मन सिल्वर, ये तांबा जस्ता प्लस निकेल से बनी है। बर्तन सजावटी सामान, इसमें चांदी नहीं होती है। फिर निक्रोम निकेल प्लस क्रोमियम से बना है। यह हीटर, इस्त्री, टोस्टर के तार और उच्च प्रतिरोध में काम आती है। फिर आता है इनवार, लोहा प्लस निकेल से बनी है। घड़ियाँ सटीक वैज्ञानिक उपकरण में यूज होती है। फिर आता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम से बनी है। हल्के औजार वैज्ञानिक उपकरण में यूज होती है। फिर अमलगम, पारा प्लस अन्य धातु से बनी है। दांतों की फिलिंग और दर्पण बनाने में यूज होती है। और जर्मन सिल्वर के नाम में सिल्वर होते हुए भी इसे चांदी बिल्कुल नहीं होती। यह एक कॉमन ट्रिक क्वेश्चन है। राजस्थान में धातु का उद्योग हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय उदयपुर में, और यह भारत की सबसे बड़ी एकीकृत जस्ता सिस्ता उत्पादक कंपनी है। इसकी प्रमुख खदानें जावर, राजपुरा, दरिबा और रामपुरा और अगुचा में स्थित। यह जानकारी राजस्थान सी टीम में राज्यों में विशेष फैसलों के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो यह था दोस्तों अपना आज एक और धातु और धातु का केमिस्ट्री का मोस्ट सिंपल टॉपिक। इसमें से आपको क्वेश्चन मिलने ही मिलने वाले 2 से 3 क्वेश्चन तो कम से कम आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं अपन ऐसे साइंस के किसी बढ़िया से टॉपिक के साथ कल के वीडियो में। धन्यवाद।